नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास डकैती के बाद, पार्ट 8। सतनाम अपने काम के इरादे से 15-20 कदम एक तरफ हट गया। थके हुए वे सब अपने कामों में व्यस्त थे। सतनाम की तरफ ध्यान देने की फुर्सत ही किसे थी। तभी खामोशी से वह सब हो गया जो किसी की निगाह में ना आया। सतनाम एक पेड़ के पास रुका। अभी वह रुका ही था कि एकाएक पेड़ के ऊपर से कोई कूदा और सतनाम को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया। एक हाथ मुंह पर और दूसरा हाथ हथौड़े की भांति 2-3 बार उसके सिर पर पड़ा। सतनाम बेहोश होकर बाहों में झूल गया। उसकी हरी चमकती आंखें हर तरफ घूमी। मीर सिंह की पार्टी यहाँ से नजर नहीं आ रही थी, परंतु उनकी आवाज़ें उसके कानों में पड़ रही थी। उसने पलक झपकते ही सतनाम के बेहोश शरीर को कंधे पर लादा और तेजी से बेआवाज एक तरफ बढ़ गया। उसके शरीर पर फटी सी कमीज वैसे ही निक्कर थी और वह नंगे पांव था। पांव काफी बड़े और फैले हुए थे। सतनाम के साथ क्या हुआ किसी को खबर नहीं थी। थके टूटे सबकी हालत यह थी कि किसी को दूसरे का होश नहीं था। आधे घंटे में सब खाने से फारिग हो गए। आधा घंटा उनके आराम करने का था। बद्री सामने दिखाई दे रहे पेड़ के तने के नीचे जा लेटा। पेड़ की लंबी सूखी रस्सी के समान टहनियां जमीन को छू रही थी। लेटने से पहले बद्री ने उन्हें इधर उधर कर लिया था। बाकी सब भी बचे हुए आधे घंटे में जैसे सारी थकान दूर कर लेना चाहते थे। बद्री की आंखें बंद थी। 2 मिनट ही उसे पेड़ के नीचे लेटे हुए थे कि पेड़ की लटकती टहनियों में हल्की सी हरकत हुई और पुनः पहले जैसी अवस्था में आ गई। लेटे लेटे बद्री को अपने ऊपर टहनियों के आने का एहसास तो हुआ, परंतु आंखें बंद किए थके टूटे बद्री की हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें हटा सके। एकाएक एक टहनी हिली और बद्री की ओर मुड़कर घुटने से ऊपर हो रही टांग के गिर्द 2-3 लपेटे ले लिए। बद्री ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। टांग के गिर्द लिपटी टहनी को अजीब सी निगाहों से देखा, फिर उठकर बैठा और टांग के गिर्द लिपटी टहनी को हटाने की चेष्टा की, परंतु वह इस कदर सख्ती से लिपटी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे पल प्रतिपल उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही हो। तभी अन्य टहनियां भी हिली, बैठे हुए बद्री की बाह और कमर से लिपटती चली गई, इस तरह कि जैसे किसी ने उसे रास्ते से बांध दिया हो। बद्री के होठों से दहशत भरी चीख निकली। सब चौंके। उनका ध्यान बद्री की तरफ आकर्षित हुआ। नज़ारा देखते ही उनकी आंखें फटी रह गई। बद्री के शरीर के गिर्द टहनियां ही नहीं लिपटी, बल्कि धीरे धीरे टहनियां उसे जमीन से ऊपर उठाती जा रही थी। वह करीब 1.5 फुट ऊपर उठ गया था। पेड़ की टहनियों ने उसे इस कदर जकड़ लिया था कि उनकी गिरफ्त से निकल पाना संभव नहीं था। बद्री दहशत और पीड़ा से बराबर चीखे जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से लिपटी टहनियों में से असंख्य सुइयां निकलकर उसके बदन में प्रवेश कर गई हो। उसका पूरा शरीर पीड़ा से कांप रहा था। बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मर रहा हूं सर। बद्री की आवाज में तीव्र कंपन था। बद्री, एक चीखा। तभी मीर सिंह चावला ने ऊंची आवाज में कहा, कोई आगे नहीं बढ़े। 1-2 बद्री की तरफ बढ़ने की सोच रहे थे कि वे ठिठक कर रुक गए। सर, मलिक ने कुछ कहना चाहा। उसकी निगाह बद्री के हवा में लटकते तड़पते शरीर पर थी। यह नरभक्षी पेड़ है, मीर सिंह दांत भींचकर बोला। जो भी इसके पास जाएगा, इस पेड़ की टहनियां उसे गिरफ्त में ले लेंगी और छोड़ेंगी तब जब शरीर में मौजूद सारा खून चूस लेंगी। ओह, मलिक ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। सबकी निगाह उस दिल दहला देने वाले दृश्य पर थी। बद्री तड़प रहा था, चीख रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे टहनियों से लंबी लंबी सुइयां निकलकर उसके शरीर के भीतर तक धंस गई हो। हवा में झूलता वह तड़प रहा था। सब देख रहे थे, परंतु कोई भी बचाने को आगे नहीं बढ़ रहा था। करीब 2-3 मिनट बाद बद्री का तड़पता झूलता शरीर बेहोश हो गया। उसकी चीखें शांत पड़ गई। ऐसा लगा जैसे कोई उठा तूफान ठहर गया हो। हर किसी के चेहरे पर खौफ के भाव थे बद्री की हालत देखकर। मलिक, मीर सिंह भिजे होठों से बोला, सर, मेरे ख्याल में हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं, इसे हम नहीं बचा सकते। शायद आप ठीक कह रहे हैं। मलिक बेबस सा नरभक्षी पेड़ की टहनियों में फंसे हवा में लटकते बद्री के शरीर को देखे जा रहा था,
जिसे बचा पाना संभव नहीं था। चलने की तैयारी करो मलिक। श्योर सर। और तैयारी के वक्त पता चला कि सतनाम वहाँ नहीं है। सतनाम कहाँ है? यहीं तो था। उधर देखो। सतनाम! ऊंची आवाज़ में पुकारा गया। पल भर में ही वहाँ भगदड़ मच गई। दो दो के ग्रुप में आसपास की जगह छान मारी। बद्री की हालत देखकर अब उन्हें पेड़ों से भी डर लग रहा था। ढूंढने पर भी सतनाम नहीं मिला। सब पुनः इकट्ठे हुए। हैरानी है कि सतनाम इस तरह कहीं चला गया। जयराम के होठों से निकला। वह कहीं नहीं गया है। मीर सिंह एक एक शब्द चबाकर बोला। उसे आदमखोर उठाकर ले गए हैं। आदमखोर? हाँ, मुझे लगता है ये आदमखोर बहुत समझदार हैं, या फिर इनके पीछे समझदारी से कोई और काम कर रहा है। आदमखोर एक ही वार में हमें घेर कर अपनी जान नहीं गंवाना चाहते। उन्हें मालूम है कि अगर हमें घेरा तो उनमें से भी 2-4 तो मरेंगे ही। इसलिए वे खामोशी से छापा मारों की तरह जो भी उनके हाथ आता है उसे ले जाते हैं। इस तरह वे हमें कमज़ोर करते हुए हमारी संख्या कम कर रहे हैं। सब चुप। पहले भीका को और अब सतनाम को उठाकर ले गए। इधर बद्री इत्तेफाक से नरभक्षी पेड़ की गिरफ्त में आ गया। ऐसे में हमारे 3 आदमी कम हो गए। अगर यही होता रहा तो बहुत जल्दी हम खत्म हो जाएंगे। मीर सिंह ने अपने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा। सबके चेहरे भय से जट थे। अब हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमें हर चीज़ से सावधान रहना होगा। न जाने किस वेश में हमारे सामने मौत खड़ी हो। अब मैं समझ सकता हूँ कि मैंने जिन लोगों को खजाने पाने के लिए भेजा था उनमें से कोई भी जिंदा क्यों नहीं वापस लौटा। कुछ तो इस तरह टापुओं के हादसे के शिकार होकर अपनी जान गंवा बैठे थे और कुछ आदमखोरों के हत्थे जा चढ़े होंगे। सर, मलिक बोला, आदमखोरों का मुकाबला तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन अचानक आई विपदा से संभल पाना संभव नहीं है। तुम ठीक कहते हो, फिर भी हमें सावधान तो रहना ही होगा। चलो। उसके बाद सब वहां से सावधानी से आगे बढ़ गए। बद्री का शरीर हवा में टहनियों की गिरफ्त में फंसा झूल रहा था। आधे मिनट में वह सब पेड़ों के बीच से गुजरते निगाहों से ओझल हो गए। उनकी बातों की आवाज़ें आनी भी बंद हो गई। तभी एक पेड़ से कोई कूदा। जीन की मैली सी पैंट पहन रखी थी। उसका ऊपर का हिस्सा नंगा था। सबसे ज़्यादा चमक रही थी उसकी आंखें, बल्ब की तरह चमकती हरी आंखें। आगे बढ़कर वह नरभक्षी पेड़ के पास पहुंचा और होठों ही होठों में कुछ बुदबुदाने लगा। 10 सेकंडों की बुदबुदाहट के पश्चात एकाएक नरभक्षी पेड़ की टहनियाँ बद्री के जिस्म से अलग होती चली गई। उसका जिस्म जमीन पर आ गिरा। बद्री के जिस्म पर जगह जगह खून के निशान नजर आ रहे थे। हरी आंखों वाला नीचे झुका और बद्री के जिस्म को उसने टटोला। वह बेहोश था, सांस चल रही थी। हरी आंख वाले ने उसे उठाकर कंधे पर डाला और तेजी से आगे बढ़ गया। कहीं ऐसा तो नहीं सर कि इस टापू पर कोई रहता ही ना हो? नीलकंठ बोला। जोसेफ वोहरा ने उसे देखा। तुम्हारी बात भी गौर करने के काबिल है नीलकंठ। जोसेफ वोहरा ने सिर हिलाया। हो सकता है सिक्के पर बना नक्शा ही गलत हो, या फिर हम ही गलत टापू पर आ पहुंचे हों। नहीं, श्री राम ने जो मुझे नक्शा बताया था वह टापू यही है। यह जुदा बात है कि उसने गलत टापू के बारे में बता दिया हो। जोसेफ वोहरा ने सोच भरे स्वर में कहा। तो फिर इस बात को कैसे जाना जाए कि हम ठीक जगह पर हैं या गलत? इस बात को जानने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। यह तो आने वाला वक्त ही बता सकता है कि हम ठीक जगह पहुंचे हैं या गलत, जोसेफ वोहरा ने कहा। नीलकंठ 2 पल के लिए कुछ न कह सका। जोसेफ वोहरा की कमर तक का हिस्सा दलदली मिट्टी में डूबा हुआ था। अब वह सूख रहा था और पैंट के साथ चिपकी मिट्टी कई जगह से सूख कर नीचे भी गिर चुकी थी। तभी सामान उठाए पीछे से एक ने कहा, सर, खाना खा लिया जाए? जोसेफ वोहरा के काले चेहरे पर सोच के भाव उभरे। घड़ी भर निगाह मारी। नीलकंठ, कुछ देर रुकते हैं। सामान उठाए ये लोग थक गए होंगे। लंच भी हो जाएगा। ओके सर। नीलकंठ ठिठक कर पलटा। कुछ कहने को हुआ कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उनके साथ 10 आदमी थे। एक ही निगाह में नीलकंठ ने भांप लिया कि आदमी कम है। उसने गिनती की, 2 कम थे। क्या हुआ? नीलकंठ को एकाएक खामोश होते देखकर जोसेफ वोहरा ने पूछा। सर, हमारे आदमी कम हैं, 2 कम हैं। क्या? जोसेफ वोहरा चौंका। उसने गिनती की,
वास्तव में 2 कम थे। लगता है वे पीछे रह गए हैं, नीलकंठ ने अजीब से स्वर में कहा। पीछे क्यों रहेंगे? जोसेफ वोहरा के इस प्रश्न का जवाब नीलकंठ के पास नहीं था। उन्हें आवाज लगाओ, जोसेफ वोहरा होठ सिकोड़कर बोला। मलिक ने गायब होने वालों का नाम लेकर आवाज लगाई, फिर लगाई, लेकिन जवाब नहीं आया। सर, नीलकंठ ने कुछ कहना चाहा। अब तो तुम्हें विश्वास आ गया कि हम सही जगह पर पहुंचे हैं, जोसेफ वोहरा ने दांत खींचकर कहा। गलत टापू पर हम नहीं आए, श्री राम ने हमें ठीक पता दिया था। मैं समझा नहीं सर, असमंजस भरे स्वर में कह उठा नीलकंठ। अब भी नहीं समझे? उलझन में फंसे नीलकंठ ने नकारात्मक अंदाज में सिर हिलाया। तुम क्या समझते हो, यह दोनों कहीं चले गए हैं? नहीं सर, वह दोनों क्यों जाएंगे? मतलब कि उन्हें जबरदस्ती ले जाया गया है। जोसेफ वोहरा के होठ भींच गए। नीलकंठ चौंका। हक्का पक्का सा वह जोसेफ वोहरा को देखता रह गया। इसका मतलब कोई उठाकर जबरदस्ती? हाँ, इसी कारण तो मैं कह रहा था कि हम ठीक जगह पर पहुंचे हैं। लेकिन सर, उन्हें उठाने वाले कौन हो सकते हैं? आदमखोर, बाज जाति के जंगली लोग, जोसेफ वोहरा ने दृढ़ता भरे स्वर में कहा। नीलकंठ के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। अगर मान भी लिया जाए कि हमारे 2 साथियों को पीछे से बाज जाति के आदमखोर ले गए हैं, तो जब उन्हें काबू में किया गया तो हमें ऐसा कुछ आभास क्यों नहीं हुआ? जाहिर है कि आदमखोरों ने बहुत सफाई से काम किया होगा, जोसेफ वोहरा ने कहा। इससे यह बात भी स्पष्ट होती है कि वे लोग बेशक आदमखोर सही, लेकिन समझ रखते हैं। नीलकंठ ने पुनः चारों तरफ निगाह घुमाई। बाकी सब भी हैरान परेशान खड़े थे। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं आ रहा कि शायद तुम्हें तब विश्वास आएगा जब वे लोग तुम पर हाथ डालेंगे। जोसेफ वोहरा के शब्दों पर नीलकंठ के जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई। वहां मौजूद सबके दिल धड़क रहे थे। अनजाना सा खौफ उनके दिलों में समा गया था, और ऐसा खौफ कुछ के चेहरों से भी झलक रहा था। ठीक तभी बेहद मोटा अजगर पेड़ के ऊपर से नीचे लटका और एक की कमर से लिपट गया। जिसकी कमर से लिपटा था वह गला फाड़कर जोरों से चीख उठा। हाथ में पकड़ा सामान नीचे जा गिरा। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि सब हक्के बक्के रह गए थे, इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता। उसकी कमर के गिर्द लिपटे अजगर ने जोर से झटका दिया। कड़ाक! यहाँ पर सूखी लकड़ी टूटने जैसी तेज आवाज उभरी। अजगर के शरीर में लिपटा वह मृत होकर झूलने लगा। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। फिर धीरे धीरे अजगर की पकड़ ढीली होने लगी। चंद ही सेकंड में अजगर का शरीर उससे अलग हुआ और वह नीचे जा गिरा। देखते ही देखते अजगर घने पेड़ में जाकर गुम हो गया। जोसेफ वोहरा, नीलकंठ और बाकी सब हैरानी के अजीब से भाव लिए नीचे पड़े अपनी साथी की लाश को देखे जा रहे थे। शायद उन्हें उसके मरने का विश्वास नहीं हो रहा था। नीलकंठ, जोसेफ वोहरा ने भीजे दांतों से कहा। सर, नीलकंठ को अपनी आवाज़ पराई सी लग रही थी। वे कुछ दूर थे, वरना अजगर ने उनका भी यही हाल करना था। यह टापू तरह तरह के खतरों से भरा पड़ा है। नीलकंठ चाहकर भी कुछ नहीं कह सका। सबसे खतरनाक बात यह है कि हमारे आदमी कम होते जा रहे हैं, जोसेफ वोहरा ने गंभीर स्वर में कहा। एक को सांप ने काटा, दूसरे को अजगर ने खत्म कर दिया, 2 को गायब कर दिया गया। आगे भी जाने क्या होगा। कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे हादसों से फिर 2-4 होना पड़ेगा। नीलकंठ ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। यह टापू हमारे लिए अनजान है। कहाँ कहाँ ऐसे खतरे हैं या हमें कहाँ से गुजरना चाहिए हम नहीं जानते। यह सब हमें मालूम होता तो हम संभल कर आगे बढ़ते। नीलकंठ ने जोसेफ वोहरा को देखा। यह टापू पेड़ों के कारण इस कदर घना है कि दोपहर के वक्त भी शाम हुई लगती है। जोसेफ वोहरा इधर उधर नज़र घुमाता हुआ बोला। यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन सर, हमें कब तक चलना होगा? क्या मालूम हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। तुम ठीक कहते हो, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। जिस रास्ते पर हम आगे जा रहे हैं उसी रास्ते पर हमें बढ़ना होगा। क्या मालूम दूसरा रास्ता इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो। यह बात तो आप ठीक कह रहे हैं सर, नीलकंठ धीमे स्वर में बोला। हमें आगे बढ़ना चाहिए, जोसेफ वोहरा ने फैसले के भाव में कहा। सबने एक निगाह अपने साथी की लाश पर डाली और आगे बढ़ गए। तभी पेड़ों के पीछे से 2 हरी आंखों वाले निकले। उनके बदन पर फटे पुराने चीथड़े झूल रहे थे।
उन्होंने नीचे मरे इंसान को चेक किया, उसकी रीढ़ की हड्डी को चेक किया जो कि पूरी तरह टूटी पड़ी थी। दोनों की हरी आंखें आपस में मिली। अगले ही पल एक नीचे बैठा और मृत शरीर का मांस दांतों से तोड़ तोड़ कर खाने लगा। उसके हाथ मुंह खून में लथपथ होने लगे। दूसरा हरी आंखों वाला पेड़ों के पीछे गुम होता चला गया। अभी और कितना चलना पड़ेगा? सोहनलाल थके स्वर में बोला। इतनी जल्दी थक गया क्या? जगमोहन तीखे स्वर में कह उठा। अभी तो तूने सामान भी नहीं उठा रखा। उठाया होता तो भगवान ही जाने तेरा क्या होता। शमशेर सिंह, बख्तर, वानखेड़े और जगमोहन ने सामान उठा रखा था। एक बैग देवराज चौहान के कंधों पर था। वे सब सामान्य गति से आगे बढ़ रहे थे। एकाएक जैसे वे तूफान में घिर गए। मुश्किल से 1 फीट लंबा सफेद रंग का सांप वहां से गुजर रहा था, जिस पर किसी की भी नजर नहीं पड़ी थी। गलती से सोहनलाल का पांव उसकी दुम पर आ गया। सांप तड़प कर पलटा और सोहनलाल की पिंडली पर डस लिया। सोहनलाल के होठों से चीख निकली, सीधा नीचे गिरा। फिर पिंडली को दोनों हाथों से पकड़कर दांत भींच लिए। वह पीड़ा को पीने की चेष्टा कर रहा था। सांप वहां से जा चुका था। सबका ध्यान उसकी तरफ गया। सामान छोड़कर वे सोहनलाल की तरफ दौड़े। क्या हुआ? जगमोहन के होठों से निकला। सांप! सांप ने पिंडली पर डस लिया है। सोहनलाल ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। कहाँ है सांप? उस तरफ गया है, वानखेड़े बोला। सफेद रंग का छोटा सा सांप था। सफेद रंग के सांप बहुत जहरीले होते हैं, शमशेर सिंह के होठों से निकला। जगमोहन ने हड़बड़ाकर देवराज चौहान को देखा, जो होठ भींचे सोहनलाल को देख रहा था। उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि जैसे इसे बचाने के लिए कुछ करो। जगमोहन ने व्याकुलता भरे स्वर में कहा। देवराज चौहान ने हौले से सिर हिलाया। मैं? देवराज चौहान का स्वर भारी था। इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। जैसे तुम इस वक्त मजबूर हो, ठीक इसी तरह मैं मजबूर हूँ। सोहनलाल चीख रोकने की चेष्टा कर रहा था, परंतु फिर भी उसके होठों से चीख निकल ही जाती थी। सोहनलाल का चेहरा बीतते वक्त के साथ फीका सा होता जा रहा था। जगमोहन! सोहनलाल का स्वर धीमा था, उसके दांत भिजे हुए थे। हाँ। जगमोहन का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे तकलीफ उसे हो रही हो। मेरी जेब से सिगरेट निकाल। गोली वाली? सोहनलाल ने पीड़ा भरा चेहरा हिलाया। जगमोहन ने सोहनलाल की जेब टटोली। ऊपर कमीज की जेब में, सोहनलाल ने धीमे स्वर में कहा। जगमोहन ने कमीज की जेब में से गोली वाली सिगरेट निकाली और उसे सुलगाकर सोहनलाल की तरफ बढ़ाया। सोहनलाल ने पिंडरी से हाथ हटाकर सिगरेट थामी और तगड़ा कस लिया। चेहरे पर दर्द के भाव जैसे स्थायी हो गए थे। सांप ने जिस जगह पर काटा था वह जगह नीली पड़नी शुरू हो गई थी। सबकी अफसोस भरी निगाहें सोहनलाल पर थी। जगमोहन! सोहनलाल का स्वर धीमा था। हाँ। जगमोहन ने होंठ भींचकर अपना हाथ उसकी टांग पर रखा। अब मैं नहीं बचूंगा। ऐसा मत बोल। सच कह जगमोहन, झूठ कहकर मुझे तसल्ली मत दे। मुझे बच्चा मत समझ। जगमोहन ने होंठ भींच लिए। देवराज चौहान की सपाट सर्द निगाह सोहनलाल के चेहरे पर थी। सोहनलाल से उसकी आंखें मिली तो सोहनलाल ने पास आने का इशारा किया। देवराज चौहान उसके पास पहुंचा और नीचे झुका। देवराज चौहान, मेरी आखिरी बात जरूर मानना, सोहनलाल ने धीमे स्वर में कहा। क्या? देवराज चौहान ने होंठ भींच लिए। मेरे शरीर को इस तरह छोड़कर मत जाना, ना ही जमीन में दफन करना। आसपास बहुत पेड़ हैं। आधे घंटे में मेरी चिता तैयार की जा सकती है। मुझे आग लगाकर ही यहाँ से आगे बढ़ना। देवराज चौहान ने दांत भींच लिए। सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट का कश लगाया। बीतते पलों के साथ उसका चेहरा और बाहें नीली पड़ती जा रही थी। देवराज चौहान का चेहरा देखकर सोहनलाल फीके अंदाज में मुस्कुराया। चिंता क्यों करता है? फिक्र मत कर। सोहनलाल की आवाज़ धीमी होती जा रही थी। तेरे को कोई दूसरा सोहनलाल मिल जाएगा, गोली वाली सिगरेट पीने वाला। देवराज चौहान के कठोर चेहरे पर कोई भाव न आया। बकवास मत कर। जगमोहन के होठों से भारी सा स्वर निकला। हमें तेरी ज़रूरत है। हम? मेरी ज़रूरत? सोहनलाल के होठों से बड़बड़ाने जैसा स्वर निकला। मेरी ज़रूरत अब किसी को नहीं। मेरा वक्त पूरा हो चुका है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आधे 1 मिनट का मेहमान हूँ। देवराज चौहान सीधा खड़ा हुआ। शमशेर सिंह, बख्तर और वानखेड़े को देखा। तीनों के चेहरे पर गंभीरता के भाव थे। सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करो,
देवराज चौहान का स्वर सपाट था। तीनों बिना कुछ कहे लकड़ियां इकट्ठी करने लगे। सोहन लाल के नीले हो रहे चेहरे पर फीकी मुस्कान फैल गई। देखा, देवराज चौहान ने सच्चाई को ग्रहण कर लिया है। सोहन लाल की आवाज़ धीमी थी। वह जानता है कि मैं नहीं बचूंगा। उसने तो मेरी तैयारी भी शुरू कर दी। सड़ी हुई बात मत कर, जगमोहन ने दुखी मन से कहा। ठीक बात नहीं बोल सकता तो मुंह बंद रख। मैंने तेरी को कितनी बार बोला था, साथ मत चल, खतरा है, लेकिन तू माने तब ना, भुगत अब। सोहन लाल मुस्कुराया। वानखेड़े, शमशेर सिंह और बख्तर लकड़ियां इकट्ठी करके वहां ढेर लगाते जा रहे थे। सोहन लाल ने हौले से गर्दन घुमाकर लकड़ियों को देखा। किस्मत वालों को ही अपनी चिता देखने को मिलती है। सोहन लाल बड़बड़ा उठा। अच्छी तरह देख लो अपनी चिता को। जगमोहन गुस्से में था कि वह सोहन लाल को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसने निगाहें उठाकर देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान की सपाट निगाह सोहन लाल पर थी। जगमोहन जानता था कि अगर सोहन लाल को सांप के जहर से बचा पाता तो देवराज चौहान इस तरह खामोश नहीं रहता। इन हालात में देवराज चौहान भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। 15 मिनट में ही तीनों ने काम चलाऊ चिता तैयार कर दी। मैं बेहोश होता जा रहा हूँ, सोहन लाल बड़बड़ाया। अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि खुद को होश में रख सकूं। मैं इसके साथ ही सोहन लाल की गर्दन लुढ़क गई। देवराज चौहान ने फौरन नीचे झुककर सोहन लाल को चेक किया। सोहन लाल की सांसें बेहद धीमी चल रही थी। यह देवराज चौहान जगमोहन को देखकर नीचे स्वर में बोला, सांप के जहर से बेहोश हो चुका है, अब इसे होश नहीं आएगा। इसी तरह बेहोशी में डूबे डूबे मर जाएगा। बहुत बुरा हुआ। जगमोहन की आवाज़ में हल्का सा कंपन था। देवराज चौहान के पास कहने को कुछ नहीं था। उसने सोहन लाल की नब्ज पुनः चेक की। सांसों की गति अब बेहद धीमी हो गई थी। कोई दूसरा सांप होता तो शायद वह बच जाता, वानखेड़े ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन छोटा सफ़ेद सांप, जिसके बारे में आमतौर पर सभी जानते हैं कि उसका कांटा नहीं बचता। जगमोहन ने गर्दन हिलाकर लकड़ियों को देखा, फिर कह उठा, लकड़ियां ठीक से लगाओ। जगमोहन की आवाज़ भारी थी। वह ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। शमशेर सिंह और बख्तर चिता को ठीक तरह तैयार करने में लग गए। ठीक तभी बख्तर के होठों से चीख निकली। सबका ध्यान बख्तर की तरफ गया और अगले ही पल सबकी निगाह बख्तर की आंखों का पीछा करते हुए उस हरी आंखों वाली आदमी पर जा टिकी, जो एकाएक जाने कहां से निकलकर वहां आ खड़ा हुआ था। उसके हुलिये को देखकर हर कोई बख्तर की तरह हक्का बक्का रह गया था। उसके शरीर पर फटी हुई पैंट और वैसी ही कमीज थी। शरीर का रंग तांबाई था। चेहरा कुछ सांवला सा था। हरापन लिए उसकी आंखें इस तरह चमक रही थी जैसे वह 2 बल्ब हों। उसके हाथ तो सामान्य थे, परंतु पाँवों का आकार कुछ ज़्यादा ही फैला हुआ था। कुल मिलाकर टापू के माहौल में भयानकता का दूसरा रूप लग रहा था वह हरी आंखों वाला। उसे देखते ही देवराज चौहान और जगमोहन खड़े हो गए थे। हरी आंखों वाले ने सोहन लाल को देखा, फिर उसकी निगाह देवराज चौहान और जगमोहन पर जा टिकी। फिर उसने हाथ के इशारे से दोनों को सोहन लाल से दूर हटने को कहा। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। उन्हें न हटते पाकर हरी आंखों वाले के चेहरे पर क्रोध उभरा। उसने पुनः हाथ के इशारे से उन्हें पीछे हटने को कहा। देवराज चौहान के होठ पीछे हुए थे, आंखें सिकड़ी हुई थी। जगमोहन, हाँ, 3-4 कदम दूर हट जाओ। देवराज चौहान के होठों से पीछा स्वर निकला। यह आदमखोर है, सोहन लाल को खा जाएगा। जगमोहन गुर्राया। हम सबके होते हुए यह सोहन लाल को खाने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। करेगा तो फौरन मरेगा। इसकी आंखें देखो। यह, पीछे हट जाओ। देवराज चौहान के होठों से गुर्राहट निकली और खुद भी पीछे हट गया। न चाहते हुए भी जगमोहन पीछे हटा। हरी आंखों वाले ने सबको देखा, फिर जल्दी से आगे बढ़ा और सोहन लाल के पास पहुंचते हुए नीचे झुक गया। उसने सोहन लाल को चेक किया, फिर पिंडली पर कटे सांप के निशान को देखा। सबकी पैनी निगाह उसकी हरकतों पर थी। देवराज चौहान का हाथ रिवॉल्वर पर था कि अगर यह कोई गड़बड़ करता है तो इसे फौरन शूट किया जा सके। एक एक पल बीतता जैसे अब भारी लग रहा था। हरी आंखों वाले ने सोहन लाल की पिंडली को देखा जहां सांप ने काटा था, फिर उस जगह को अपनी हथेली से दबाकर आंखें बंद की और होठों ही होठों में कुछ बुदबुदाने लगा।
आधा मिनट यही आलम रहा। सब खामोशी से यह सब देख रहे थे। होठों का हिलना रुका। पिंडली से उसने हाथ उठाया और जहां सांप ने काटा था वहां तर्जनी उंगली दबाई और उठ खड़ा हुआ। फिर उसने सब पर निगाह मारी और तेजी से एक तरफ बढ़ गया। रुको, देवराज चौहान फौरन बोला, लेकिन वह नहीं रुका। रुक जाओ, जगमोहन ने ऊंची आवाज में कहा। तब तक वह पेड़ के पीछे निगाहों से ओझल हो चुका था। किसी की समझ में कुछ नहीं आया कि क्या हुआ है, वह क्या कर गया था। तभी सब चौंके। सोहनलाल के शरीर में मध्यम सी हरकत हुई। धीरे धीरे हरकत में बढ़ोतरी हुई। फिर बंद आंखों का हिलना शुरू हुआ। करीब मिनट भर बाद उसने आंखें खोल दी। देवराज चौहान की आंखों में तीव्र चमक लहरा रही थी। सोहनलाल, जगमोहन के होठों से खुशी भरा स्वर निकला। वानखेड़े, शमशेर सिंह और बख्तर भी हैरानी से सोहनलाल को देख रहे थे। सोहनलाल के शरीर का नीला पड़ा रंग अब धीरे धीरे गायब होने लगा था। वह सामान्य अवस्था में आता जा रहा था। सोहनलाल की निगाह सब पर फिरने लगी। तो ठीक हो गया सोहनलाल। जगमोहन खुशी और असमंजस से घिरा था। सोहनलाल के होठों पर फीकी सी मुस्कान उभरी। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। यह ठीक कैसे हो गया? देवराज चौहान के चेहरे पर अजीब से भाव आकर ठहरे हुए थे। उसने सिगरेट निकालकर सुलगाई और आगे बढ़कर सोहनलाल के पास पहुंचा। इसे वह आदमखोर ठीक कर गया है। क्या मतलब? इस टापू पर रहने वाले आदमखोर तंत्र मंत्र में भी माहिर हैं। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। सांप का जो जहर सोहनलाल के शरीर में असर दिखा रहा था, उसने जहर के असर को खत्म कर दिया। यही वजह रही कि सोहनलाल धीरे धीरे सामान्य हालत में लौटता आ रहा है। कई सवाल उन सबके चेहरों पर स्पष्ट नजर आ रहे थे, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि उसने ऐसा क्यों किया? क्यों बचाया सोहनलाल को, जबकि वे तो दूसरों को मरा देखकर खुश होते हैं कि उन्हें खाने को कुछ मिलेगा। वानखेड़े बोला, तुम ठीक कह रहे हो। यह सवाल अपनी जगह मजबूती से खड़ा है कि उस आदमखोर ने मरते हुए सोहनलाल को क्यों बचाया। देवराज चौहान ने सोच भरे अंदाज में एक एक शब्द चबाकर कहा। हर कोई खामोश, चुप, एक दूसरे के चेहरे को निहारता हुआ। सोहनलाल की तबीयत काफी संभल चुकी थी। बातों को भी वह समझ रहा था। वह चला गया? सोहनलाल का स्वर कमजोर था। कौन? जगमोहन के होठों से निकला। वही जिसने मुझे बचाया। हाँ, क्यों जाने दिया? पकड़ के रखते मेरे उस मेहरबान को। सोहनलाल ने गहरी सांस ली। अब ठीक हो तुम? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ। कैसा महसूस हो रहा है? वैसा ही जैसा पहले महसूस होता है। सांप के जहर का असर इसके शरीर में से रुमाल हो चुका है। शमशेर सिंह बोला। इसका मतलब टापू के लोग आदमखोर होने के साथ साथ तांत्रिक भी हैं, बख्तर ने कहा। आंखों से जो देखा है, वानखेड़े ने सिर हिलाया। उससे तो यही लगता है। तुम पुलिस वाले हो? बख्तर ने कहा। और इस तंत्र मंत्र को मानते हो? मैं पुलिस वाला हूँ, वानखेड़े ने चुपते स्वर में कहा। पुलिस वाले अजूबे नहीं होते, इंसान ही होते हैं। और फिर अभी अभी सोहनलाल के साथ जो हुआ, उसे देखकर न मानने वाला भी तंत्र मंत्र को मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। सोहनलाल की हालत अब पहले से काफ़ी ठीक हो चुकी थी। मुझे उठाओ। जगमोहन ने सोहनलाल की बाँह पकड़कर उसके उठने में सहायता की। सोहनलाल कमजोरी महसूस कर रहा था, लेकिन ठीक था। उसने अपनी पिंडली के उस हिस्से को देखा जहां सांप ने काटा था। वहां मामूली से 2 गड्ढे पड़े नजर आ रहे थे। सोहनलाल ने गहरी सांस ली और जेब से गोली वाली सिगरेट निकालकर सुलगाई। तेरे को तो मेरे बच जाने पर अफसोस हो रहा होगा, सोहनलाल ने व्यंग से कहा। क्यों? जगमोहन के होठों से निकला। इसलिए कि खजाने का एक हिस्सेदार कम होते होते रह गया। सोहनलाल मुस्कुराया। जगमोहन के चेहरे पर उखड़े भाव नजर आए। कमाल का बंदा है तू। तेरे को मेरे दिल की बात कैसे पता चल गई? ताड़ने वाले कयामत की नज़र रखते हैं, सोहनलाल ने मुंह बनाकर कहा। अब तो तू समझदारी वाली बातें करने लगा है, जगमोहन ने व्यंग से कहा। तूने पहचाना नहीं, समझदारी की बातें तो मैं पहले भी करता था। सांप के काटने के बाद से तू समझदार हो गया है। 1-2 बार और कटवा ले, सब ठीक हो जाएगा। तेरे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, जगमोहन तीखे स्वर में बोला। सोहनलाल हंसा। तैयार कर रखी चिता की तरफ इशारा करके कह उठा।
यह तूने अपने लिए तैयार की है? अब मुझे ऐसा ही लग रहा है, जगमोहन ने कड़वे स्वर में कहा। चिंता मत कर, तेरी सारी इच्छा जल्दी ही पूरी। तुम चल सकते हो सोहनलाल? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, कमजोरी महसूस कर रहा हूँ, तेज नहीं चल पाऊंगा, सोहनलाल बोला। अमूल का मक्खन खिलाऊं कमजोरी दूर करने के लिए? जगमोहन का स्वर व्यंग से भरा था। कोई ज़रूरत नहीं, गोली वाली सिगरेट में हर तरह का टॉनिक है, सोहनलाल मुस्कुराया। यहाँ से हमें चलना चाहिए, देवराज चौहान बोला। अगर हम उस आदमखोर को पकड़ लेते तो आसानी से उन तक पहुँच जाते, शमशेर सिंह बोला। सबने आगे बढ़ने की तैयारी की, चल पड़े। सोहनलाल की कमजोरी की वजह से वे धीमे चल रहे थे। देवराज चौहान और जगमोहन 20-30 कदम आगे निकल गए थे। वे एक पेड़ के नीचे रुके और दूसरे के करीब जाने का इंतजार करने लगे। तभी जिस पेड़ के नीचे वे खड़े थे, उस पेड़ की पतली लंबी शाखाएं हिली और उन्होंने देवराज चौहान और जगमोहन को अपने शिकंजे में लेने की चेष्टा की। दो शाखाएं मजबूती से जगमोहन की कमर के गिर्द लिपट गई। एक शाखा देवराज चौहान की बाह से लिपटी, इससे पहले कि दूसरी शाखाएं देवराज चौहान को गिरफ्त में लेती। देवराज चौहान ने फुर्ती के साथ जेब से रिवॉल्वर निकाली और जिस पतली शाखा ने उसकी बाह जकड़ ली थी, उस शाखा के साथ रिवॉल्वर की नाल टिकाकर ट्रिगर दबा दिया। तीव्र धमाके के साथ शाखा कट गई। देवराज चौहान ने फुर्ती के साथ छलांग लगाई और उस पेड़ से दूर होता चला गया। क्या हुआ? शमशेर सिंह के होठों से निकला। नरभक्षी पेड़, देवराज चौहान के भिजे दांतों से कहा। अब तक पेड़ की शाखाएं जगमोहन को अपनी गिरफ्त में पूरी तरह ले चुकी थी। दांत भींचे जगमोहन शाखाओं से खुद को छुड़ाने की चेष्टा कर रहा था। रुक जाओ, जगमोहन ने कठिनता से गर्दन घुमाकर देवराज चौहान को देखा। एक शाखा रस्ते की भांति उसकी गर्दन से लिपटी हुई थी, जिसके कारण उसे ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तभी उसे लगा जैसे बदन से लिपटी शाखाओं से सुइयां निकलकर बदन में धंसने लगी हो। जगमोहन का जिस्म पीड़ा से भर उठा। उसी समय देवराज चौहान के शब्द उसके कानों में पड़े। अपना शरीर ढीला छोड़कर शाखाओं के सहारे लटक जाओ। जगमोहन ने ऐसा ही किया। कोई हरकत मत करना, हिलना भी नहीं। जगमोहन कुछ नहीं बोला। देवराज चौहान उस पेड़ से 10-12 कदम दूर था। उसने रिवॉल्वर संभाली और जगमोहन के शरीर के गिर्द लिपटी शाखाओं के ऊपर निशाना लिया। 1, 2, 3, फायर! सारी जगह धमाकों से गूंज उठी। जगमोहन के शरीर के गिर्द लिपटी शाखाओं में से 3 गोली लगने के कारण टूट गई और उनमें से पानी सा कोई पदार्थ निकलकर बहने लगा। 2 शाखाएं अभी और बाकी थी। देवराज चौहान ने दोनों शाखाओं का निशाना लिया। एक गोली तो निशाने पर लगी, जबकि दूसरी गोली दूसरी शाखा के बगल से निकल गई। देवराज चौहान ने दांत भींचकर रिवॉल्वर का चैम्बर पुनः भरा और फायर करते करते ठिठक गया था। यह शाखा जगमोहन की कमर से लिपटी हुई थी। दोनों हाथ आज़ाद होने की वजह से उसने रिवॉल्वर जेब से निकाली और कमर से लिपटी आखिरी शाखा पर नाल रखकर ट्रिगर दबा दिया। फायर का तेज धमाका गूंजा और शाखा गोली से कट गई। आज़ाद होते ही जगमोहन फौरन उस पेड़ से दूर हो गया। बहुत खतरनाक होते हैं ये नरभक्षी पेड़, वानखेड़े के होठों से निकला। जगमोहन गहरी सांस लेकर मुस्कुरा सा पड़ा। वक्त रहते बाहर आ गया, बख्तर बोला, वरना इसने जिंदा नहीं बचना था। जगमोहन के शरीर पर कई जगह नन्हे नन्हे जख्म बन गए थे, परंतु वह कमीज के भीतर होने के कारण नजर नहीं आ रहे थे। 1 घंटा बीत गया था देवराज चौहान के ग्रुप को चलते चलते। सोहनलाल की हालत अब पहले से बेहतर थी। शायद गोली वाली सिगरेट का असर था, जिन्हें कि एक साथ 4 समाप्त कर चुका था। उसे अभी तक विश्वास नहीं आ रहा था कि वह सांप के कांटे से बच गया है। वानखेड़े देवराज चौहान के करीब पहुंचा। इस तरह कब तक चलना होगा? जब तक कि उस टापू पर मौजूद बाज जाति का ठिकाना नहीं तलाश कर लेते। लेकिन हमें यह तो मालूम नहीं कि बाज जाति है किस दिशा में। दिशा मालूम करने के लिए ही हम टापू पर भटक रहे हैं। देवराज चौहान ने आसपास निगाह मारी। हर तरफ बना जंगल ही नजर आ रहा था। मान लो हमने बाज जाति को तलाश कर भी लिया तो तब हमारी क्या स्थिति होगी? वे लोग तो आदमखोर हैं, हमें खा जाएंगे, वानखेड़े ने गंभीर स्वर में कहा। देवराज चौहान ने वानखेड़े पर निगाह मारी। बेशक वे लोग आदमखोर हैं, परंतु जिस तरह उनमें से एक ने सोहनलाल को जहर के प्रभाव से मुक्त किया,
वह बात सोचने वाली है और कई प्रश्न पैदा करती है। देवराज चौहान ने कहा। कैसे प्रश्न? आदमखोर दूसरों की जान लेते हैं, उन्हें खाते हैं, मरते हुए को बचाते नहीं। वानखेड़े ने सोच भरे अंदाज में सिर हिलाया। आदमखोर तंत्र मंत्र में माहिर नहीं होते। इस विद्या को कोई समझदार इंसान ही ग्रहण कर सकता है, और जो भी इंसान समझदार होगा वह आदमखोर नहीं हो सकता। देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। स्पष्ट है कि असल में बात कुछ और है जिसका हमें पता नहीं। तो फिर हमें कैसे मालूम होगा कि? बख्तर ने कहना चाहा। जब हम आदमखोर लोगों की बस्ती में पहुंचेंगे तो हमें हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। बात जाति को तलाश करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। जगमोहन ने कहा। यह टापू बहुत बड़ा है और जहां हमें पहुंचना है वह जगह जाने कहाँ है हम नहीं जानते। टापू पर वे लोग हैं जो देर सबेर मिल ही जाएंगे, शमशेर सिंह ने कहा। उन लोगों को मालूम है कि हम यहाँ हैं, फिर भी वे हमें कुछ नहीं कर रहे, वानखेड़े ने कहा। यह बात वास्तव में सोचने के काबिल है। आखिर वे लोग चाहते क्या हैं? मैं तो वानखेड़े की बात बीच में ही रह गई। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।